लर्नर्स, जैसा कि आप जान रहे हैं हमारा जो ये कोर्स है BEGC 133 जिसका उन्वान है ब्रिटिश लिटरेचर, तो इसमें हम आज ब्लॉक 2 पे नजर दोहराएंगे जिसका उन्वान है टॉमस हार्डी और उसकी जो नॉवल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। इसमें हम यूनिट 1 और यूनिट 2 पहले ही कर चुके हैं। हम आपको अभी तक ये बोल चुके हैं कि नॉवल हाउ इट इमर्ज्ड इन ब्रिटेन, उसका इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया है। तो टॉमस हार्डी की लाइफ के बारे में भी हमने आपको रूबरू करवाया है कि टॉमस हार्डी की लाइफ के बारे में भी हमने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है ड्यूरिंग द प्रीवियस लेक्चर। तो आज हम नजर दोहराएंगे फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। इसकी जो समरी है इसका थोड़ा सा हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और इसको हम क्रिटिकली यानी कि इवेलुएट करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हम कोई, चाहे हम नॉवल की बात करें, पोएम की बात करें, ड्रामा की बात करें या इवन किसी और जानर की बात करें, तो लिटरेचर की एक खूबी ये है कि besides being a student you will have to evaluate works from a critical perspective, यानी कि you have to have critical bent of psyche so that you could generate your own ideas vis-a-vis any novel or any form of writing। तो जहां तक हम बात टॉमस हार्डी की हम कर रहे हैं, तो टॉमस हार्डी is a well-known Victorian novelist. Besides being a novelist, Thomas Hardy wrote poems as well. He was a versatile writer, we could say, because he was a poet par excellence. He wrote novels. I mean, besides novels, he wrote even dramas as well. But when we look at Thomas Hardy's dramas, he was not a successful dramatist as we see dramatists like, if we are going to compare him with dramatists like G.P. Shah, Goldsworthy, or even with Elizabethan dramatists like William Shakespeare or even University wits. So, but when we talk about a novel, when we talk about novelists, Thomas Hardy he's being considered one of the outstanding novelists of Victorian fiction. तो जब हम टॉमस हार्डी की बात करते हैं तो इसकी जो नॉवेल्स हैं अर्लियर, जब उसकी एक अच्छी ट्रेट ये है कि जब हम टॉमस हार्डी की नॉवेल्स की बात करते हैं, he actually describes in his novels daily affairs of life, उन लोगों के बारे में लिख रहे हैं या लिखा है जिनको अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी बोलते हैं, या जिनको हम लोअर मिडिल क्लास तबके से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने उनकी जिंदगी के बारे में उनकी जिंदगी के बारे में लिखा है, उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। And you will have to remember one more thing vis-a-vis Thomas Hardy's writing, that he was a realist from the core of his heart. He wrote novels, he depicted conditions, situations, incidents, realistically, in a realistic manner. तो ये एक ट्रेट है टॉमस हार्डी की। इवन इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनी Victorian novelist, or for that matter modern novelist, they had tried to project situations as they are, I mean in a realistic manner। तो फिर अब जब हम टॉमस हार्डी की बात करते हैं तो इसकी एक और ट्रेट ये है कि he attacked, denounced, censured actually the Victorian beliefs, Victorian morality, and he depicts the condition of women in his novels, how a Victorian woman was living, what sort of trials and tribulations वो Victorian woman went through। तो उनके बारे में भी इन्होंने अपने नॉवेल्स में लिखा है। फॉर इंस्टेंस, जब हम अगर आप एल्फ्रेड टेनिसन की बात करोगे, who was a well-known Victorian poet, उसकी पोएम्स में भी आप देखते हो कि ये जो टॉमस हार्डी और टेनिसन की जब आप बात करते हो,
टॉम, ये जब आप टेनीसन की बात करते हैं, ही ट्राइड टू प्रोजेक्ट विमेन, जो विमेन की कंडीशन थी उनके बारे में इन्होंने लिखा था। बट मे बी टेनीसन का जो माइंडसेट था, मे बी उसने उस पर्सपेक्टिव में शायद विमेन की कंडीशन को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया है, जैसे टॉमस हार्डी की नॉवेल्स में आप देखते हो। मे बी टॉमस हार्डी, व्हेन वी कंपेयर दीज टू जॉनर्स ऑफ लिटरेचर, novel and poetry, maybe a novelist is having an edge, और जिसको लाइसेंस बोलते हैं, क्योंकि इसको बहुत टाइम मिलता है लिखने के लिए, बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्रिएट करता है जो शायद एक पोइट नहीं कर पाता है। तो जब आप टेनीसन की बात करते हो, उसने भी अपनी पोइम्स में, उसकी एक अच्छी पोइम है द प्रिंसेस, उसकी एक अच्छी पोइम है। In that particular poem, Alfred Tennyson depicts the condition of Victorian women. Victorian era की जब हम बात करते हैं, Victorian women की जब हम बात करते हैं, ये वही late 18th और 19th century की बात करें, जब क्वीन विक्टोरिया रूल कर रही थी ब्रिटेन पे। ये वही दौर था जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे। वन हाफ जो भी यानी कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड जो है, चाहे आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करोगे, एशियन कॉन्टिनेंट की बात करोगे, या इवन लैटिन अमेरिका की बात करोगे, तो even it's been famously said that the sun never set on British Empire. तो कहने का मतलब ये है कि ये वही दौर था जब तरक्की के दौर पे गामजन था ब्रिटिशर्स। तो ये वही दौर था जब टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर रहे थे। अगर हम इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स की बात करेंगे, इंग्लैंड की बात करेंगे, तो लेकिन वहां पे नो डाउट अबाउट दिस के जो इंग्लैंड है ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की थी। उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सेट किए थे। अगर आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करोगे तो मोनार्की थोड़ी सी डिमिनिश होती जा रही थी। वैसे ही अगर आप फिर रिलीजन की बात करोगे, पीपल वर बिकमिंग they were becoming too much individualistic. They were giving much importance to their what we call body, rather than this what we call separate soul. तो ये वही दौर था जब चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लेके आया था। तो अब ये है कि ये वही दौर था जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। तो अब कहने का मतलब यह है कि जब आप टेनीसन की बात करते हो, टेनीसन हैड रिटन अ वंडरफुल पोएम कॉल्ड द प्रिंसेस। In that particular poem, Tennyson depicts the condition of Victorian woman in these lines, wherein he says, man for the field, woman for the hearth, man for the sword and for the needle sheath, man with the head and woman with the heart, man to obey, man to command and women to obey. This is the general description of Victorian women. Maybe this is not only the case of Victorian women. You could witness, you could see these things happening even around you nowadays, that women is being treated in a similar way. I mean, which Tennyson had projected long time back. Man for the field, woman for the earth. यानी कि टेनीसन का मानना था कि जो विक्टोरियन वुमेन है, he actually इस पोएम में जब आप द प्रिंसेस पोएम जो है, जब आप इसका मुताला करते हो, क्रिटिकल एनालिसिस करते हो, तो इस पोएम में एक्चुअली टेनीसन विक्टोरियन सोसाइटी में जो औरत की कंडीशन थी वो डिपिक्ट करता है। जैसे वो लिख रहा है, मैन फॉर द फील्ड, वुमन फॉर द हर्थ। सो ही सेज फॉर एक्शन इट्स मैन, every action needs to be done by a man. As far as woman is concerned, her place is within the four walls. So ये विक्टोरियन सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं। तो maybe you might be witnessing this condition of woman which Tennyson depicts in this particular poem, The Princess, around you. आज भी शायद आप कहीं कहीं पे ये चीजें पा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि women की कंडीशन ऐसी है। तो जब हम फिर टॉमस हार्डी की बात करते हैं, टॉमस हार्डी एक्चुअली विमेन की जो रियल कंडीशन थी, चलो ठीक है, टेनीसन का मानना है वुमन इज विद इन द फोर वॉल्स, बट टॉमस हार्डी डेल्व्ड वेरी डीप इनटू दिस इशू कि
जो विमेन की कंडीशन है इवन विद इन दी फोर वॉल, उसके साथ कितनी ज्यादतियां हो रही है, एजुकेशन उसको दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, जस्टिस उसके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इज वुमन फाइनेंशियली स्टेबल, इंडिपेंडेंट। तो उन चीजों के बारे में टॉमस हार्डी अपनी नॉवेल्स में लिखता है। फॉर इंस्टेंस जो हमारे सिलेबस में जो ये नॉवल इन्होंने रखी है, फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड, इस एक्चुअली ये एक वो नॉवल है जिसमें आप फीमेल एक प्रोटैगनिस्ट होती है जिसका नाम बत्शीबा इवरडेन होती है। एक्चुअली ये एक वो नॉवल है जिसमें आपको एक वुमन कैरेक्टर ऐसे मिलेगी who is financially stable, who is taking decisions by her own choice, एक woman who is determined, one who possesses valor, spirit, one who believes in action rather than this what we call mere contemplation, a woman who is not an armchair activist, a woman who doesn't believe in superstitious beliefs, a woman who believes in action, a woman who doesn't believe in things of the past. I mean, जैसे वुमन की हम बात कर रहे हैं तो इस नॉवल में फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इसमें जो बत्शीबा इवरडेन जो एक प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर होती हैं, एक्चुअली व्हेन यू रीड दिस नॉवल तो यहाँ पे आप फिर फीमेल प्रोटैगनिस्ट की जब आप बात करते हो, फीमेल कैरेक्टर की बात करते हो, एक्चुअली टॉमस हार्डी हैड क्रिएटेड अ वंडरफुल कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ बत्शीबा। तो वो एक वुमन, एक फीमेल कैरेक्टर होती है, फीमेल प्रोटैगनिस्ट इस नॉवल की है। तो तब तक एक वुमेन की दूसरी कंडीशन को दूसरी नजर से देखा जाता था, लेकिन टॉमस हार्डी की जो ये बत्शीबा इवरडेन है, ये एक्चुअली she actually when you look at this character, especially in this novel, Thomas Hardy had created this Bathsheba as if she's a new woman, as if she challenges that what we call phallocentric ideology, as if she what we call जैसे न्यू वुमन की बात करते हैं, कुछ ट्रेट्स न्यू वुमन के आपको इसमें मिलते हैं जो इस करेक्ट बत्शीबा होती है, इस नॉवल में जो मेन कैरेक्टर होती है, मेन रोल जो प्ले करती हैं इस नॉवल में। we would look at this character Bathsheba Iverdan little while later when we are going to talk about this novel in a detailed manner. So earlier, I mean at the very outset, पहले हम बात करेंगे टॉमस हार्डी के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, उनकी राइटिंग स्टाइल के बारे में, तो उसके बाद हम नॉवल की तरफ आएंगे। तो अब आपने ये याद रखना है कि जब हम टॉमस हार्डी की बात करते हैं, he was a Victorian novelist. Besides being a novelist, he tried his hand in poetry as well. He was a successful poet as well, if not a successful dramatist. तो इन दो चीजों पे इसने बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं, पोएम्स भी इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट टॉमस हार्डी का मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, because when you read Thomas Hardy's novels, or even for that matter his poems, you would always find Thomas Hardy living in the world of pessimism. You would always find a note of pessimism, dejection in his writings. God knows, I mean, Thomas Hardy इतने उदास क्यों थे अपने जिंदगी में? He's exactly like Matthew Arnold, who was, Matthew Arnold की जब आप बात करते हो, उसकी पोइट्री आप पढ़ते हो, Matthew Arnold was a Victorian poet, तो उसकी एक फेमस पोएम है डॉवर बीच। तो जब आप टॉमस हार्डी की बात करते हो तो और मैथ्यू अर्नोल्ड की बात करते हो, ये वो है कि ये एक्चुअली दे बोथ, उनकी जो राइटिंग्स हैं इनमें आप सैडनेस देखते हो, अब्सुर्दा कहानियां देखते हो, जो इनके कैरेक्टर्स होते हैं वो बड़े गमगीन होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें होती हैं, दे ऑलवेज ब्लेम दिस फेट डेस्टिनी, दैट कि उनके डेस्टिनी में शायद यही लिखा था कि उनकी लाइफ बड़े अफसुर्दगी होती है, उनकी लाइफ में बड़े पेचीदगियां उनकी लाइफ में होती है, बड़ी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है। तो this note of pessimism runs through and through in Thomas Hardy's novels. This is one interesting character. In fact, when you
talk about any great writer. Doesn't matter in which language he or she wrote or is is writing. There is this note of pessimism in every work. चाहे आप किसी भी राइटर की बात कर लो, चाहे आप अगर हम optimism की बात करेंगे, a writer who always believed in this world of optimism, hope, जो आपको होप देता है, जो आपको उम्मीद देता है, उनकी पोइट्री, उनकी नॉवेल्स, उनकी राइटिंग्स में भी आप कहीं ना कहीं गम देखोगे, उदासियां देखोगे। जैसे फॉर इंस्टेंस बहुत सारे राइटर्स, अगर फैज अहमद फैज एक पोइट है उर्दू लैंग्वेज के, इवन अहमद फराज, परवीन शाकिर, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, विलियम शेक्सपियर, इवन ऑप्टिमिस्ट्स लाइक रॉबर्ट ब्राउनिंग, or even for that matter चार्ल्स डिकेंस, इन इवन अल्लामा इकबाल, इनकी राइटिंग में आप कहीं ना कहीं पेसिमिज्म देखोगे, कहीं ना कहीं पे आपको ये राइटर्स लेमेंट करते हुए, ये लेमेंट करते हैं किसी सिचुएशन पे। फॉर इंस्टेंस जैसे अगर हम मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की बात करोगे, वैसे ही जैसे टॉमस हार्डी अपने कैरेक्टर, जो टॉमस हार्डी के कैरेक्टर्स है, they live in a world of dejection. They live in a world where there is little scope for what you call happiness. The world, जो उनके कैरेक्टर्स हैं, वो वो खाली वो बस उनकी लाइफ में बस खाली मुसीबतें होती है, वो अपने आप पे रोते हैं, अपने डेस्टिनी पे वो लेमेंट करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो कहने का मतलब है ये है कि थॉमस हार्डी इज नॉट एन exception when we talk about pessimism, because there is this trend in English literature when this name of Thomas Hardy comes in our mind, especially in the minds of students of literature. They feel Thomas Hardy, why to read Thomas Hardy? If we read Thomas Hardy, वही बात आ रही है कि ये आपको इमोशनल करेगा, इसकी जो राइटिंग्स है वहां पे आपको इमोशनल टोन मिलेगा देखने को, या आपकी सेंटिमेंट्स को अपील करता है, या आपके जज्बात के साथ खेलता है। ये वैसी बात है जैसे आज से पहले 30,000 साल पहले प्लेटो आए थे, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, टू ग्रीक फिलोसोफर्स, ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर्स। इवन जो प्लेटो था, उसने एक बुक लिखी है द रिपब्लिक में वो इवन ही मेड दिस आर्ग्यूमेंट एक्चुअली कि वो पोइट्स के खिलाफ था। पोइट्स के खिलाफ वो क्यों था? शायद वो नॉवेलिस्ट्स के खिलाफ भी होता तब नॉवेल का जानर इवॉल्व नहीं हुआ था। इन ड्यूरिंग प्लेटो's era, the two genres जिनके बारे में जिनमें राइटर्स लिखते थे, एक जानर ये था ड्रामा, दूसरा पोइट्री था। So Plato was against poetry in general and poetry in general and poetry in particular. Why? Because Plato believed it's a useless activity. It appeals our emotions. तो उसका मानना था, even Plato का मानना था कि a poet is, he or she never contributes anything substantial towards society as a teacher does, or even जैसे किसी और आप प्रोफेशन की बात करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी राइटर की बात करोगे, वहां पे आप नोट ऑफ पेसिमिज्म पाओगे, वहां पे आप कैरेक्टर्स में उदासियां देखोगे। सो थॉमस हार्डी की लिटरेचर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि वो थॉमस हार्डी को शायद ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यानी कि उनके इमोशंस के साथ वो खेलता है, या इवन दे डोंट वांट टू रीड जैसे टॉमस हार्डी के साथ साथ कुछ और राइटर्स है जो आप जैसे मैथ्यू अर्नोल्ड की बात करते हैं, दे ऑलवेज अपील योर इमोशंस, दे प्ले विद योर सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी राइटर आप लीजिए, लेट्स टॉक अबाउट इवन फैज अहमद फैज, ही राइट्स समवेयर कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी, कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। तो
ये दिस इज फैज अहमद फैज फॉर यू। यहाँ पे भी आपको वो नोट ऑफ पैसिमिज्म मिलेगा। जैसे जैसे मिर्जा मिर्जा गालिब की अगर आप बात करोगे, वो भी कहीं पे लिखता है कि कहूँ किस्से में कि क्या है, शबी गम बुरी बला है, कहूँ किस्से में क्या, कहूँ किस्से में कि क्या है, शबी गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। कि राइट समवेयर, मौत का एक दिन मुईन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी राइटर की बात करो, इवन अब राइटर्स की जब हम बात करते हैं, जैसे मे बी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब इज emotional, in these two verses which I described just while back, lament कर रहा है, इमोशनल आपको दिख रहा है। फॉर इंस्टेंस एक अल्लामा इकबाल राइट समवेयर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीकी कुरा होकर। तो Allama Iqbal is actually having this grudge, the feel, he's actually just wants to communicate with you in a sort of, emotional tone. वो क्या बोल रहे हैं, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीख के कुरा होकर। तो यहाँ पे भी आपको वो इमोशनल टोन जैसे देखने को मिल रहा है। अल्लामा इकबाल भी वैसे लमेंट कर रहा है किसी चीज पे। तो वैसे ही जिसे आप थॉमस हार्डी की नॉवेल्स में भी देखते हो, वो जो इमोशनल टोन है, पेसिमिज्म है, किसी भी राइटर की बात करो, वो ये आप चीजें देखोगे। तो जब हम फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, की बात करते हैं, एक्चुअली दिस इज अ वंडरफुल नॉवेल रिटन बाय थॉमस हार्डी। तो जब हम फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये हम डे टू डे अफेयर्स में भी ये इस्तेमाल करते हैं इस फ्रेज को, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। आई जस्ट वांट, जैसे हम कभी कभार बोलते हैं, आई जस्ट वांट टू लिव दीज डेज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, आई जस्ट वांट टू लिव नाउ माय लाइफ फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, थॉमस हार्डी ने ये जो ये टाइटल है, इट्स अ वंडरफुल टाइटल, इंटरेस्टिंग टाइटल। ये एक्चुअली ये जो टाइटल है, ये इसने थॉमस ग्रे एक पोएट थे इंग्लिश लैंग्वेज के, ही वाज अ प्रेडिसेसर ऑफ रोमांटिक पोएट्स। तो थॉमस ग्रे ने एक पोएम लिखी है जिसका नाम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो इसमें एक स्टेंजा थॉमस हार्डी ने इसी स्टेंजा से इस, देखो यहाँ पे थॉमस ग्रे जो है, इसने पोएम लिखी है एलिजी रिटन इन अ country churchyard. Actually, when you go through this poem, it's an elegy. एक्चुअली थॉमस जो ग्रे हैं, ये एक्चुअली एक चर्चयार्ड में होते हैं, कब्रिस्तान के आसपास होते हैं। तो ये वहाँ पे बहुत सारी जो वहाँ पे लोग होते हैं, उनकी जो नाउ हु आर बैरीड beneath the earth, तो उनके बारे में सोच रहा है। एक्चुअली पोएट्स आर ऑलवेज सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग्स। तो ये चर्चयार्ड से गुजर रहा है, तो इसने फिर ये कुछ देर के लिए वहां पे रुका था। तो फिर ये सोचने लगा कि कुछ लोग, शायद कुछ लोगों को ये जान रहा था जो इसके अपने पड़ोसी थे, इसके कुछ फ्रेंड्स थे, इसके कुछ रिलेटिव्स थे। नाउ बट ही ये क्या कर रहा है कि ये चर्चयार्ड से जाता है, ये चर्चयार्ड पे जब इसकी नजर पड़ती है, तो फिर उनकी लाइफ के बारे में ये लिखता है कि कल तक ये यही इसी दुनिया में थे, लेकिन today they are now buried beneath the earth, so they can never enjoy this life, किसी और तरीके से अब ये वापस नहीं आ सकते हैं। तो अब ये है कि अब इसने ये पोएम लिखी है, इट्स अ वंडरफुल पोएम, दो इट्स एन एलेजी। In this poem, Thomas Gray is writing about those people who were once, alive on this planet. Now they are dead. Now they can't talk. They can't even move. तो उनके बारे में फिर लिख रहा है कि जैसे वो लिख रहा है कि इस पोएम में, let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur here with a disdain smile the short and simple annals of the poor। तो एक्चुअली जब थॉमस ग्रे अब इस चर्चयार्ड में बैठा हुआ है, कब्रिस्तान में बैठा हुआ है, तो अब इन लोगों को शायद ये जानता था जो आज
जमीन के अंदर, अब वो दे आर नॉट अलाइव। तो अब इन लोगों के बारे में ग्रे इस पोएम में लिख रहा है कि ये जो ये बंदे हैं, ये जो ये लोग हैं जो आज इस कब्रिस्तान में अब मुर्दा बन चुके हैं, ये भी एक ऐसी ही हमारी तरफ ही लाइफ जी रहे थे। तो यहाँ पे एक ये लिख रहे हैं इसमें कि नाउ दे आर बैरिड। एंड एक्चुअली मैं आपको ये जो ये पोएम है, इस पोएम ये जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा में एक्चुअली टॉमस ग्रे लिख रहा है कि ये जो ये लोग हैं, ये दे वर सिंपल, they were, I mean, they had they, but the thing is they lived a simple life, they lived a rustic life। उनकी जो जिंदगी थी बड़ी सादगी से इन लोगों ने जिंदगी अपनी बसर की थी, जो आज जिनकी जो लोग आजकल इस जमीन में जो इस कब्रिस्तान में अब जो इस जो लोग ये जो द पीपल हु आर नॉट बैरिड अंडर दिस जो ये चर्चयार्ड है। तो अब टॉमस ग्रे लिख रहा है कि ये जो ये लोग हैं, ये भी लाइफ जी रहे थे, लेकिन ये जो ये इन्होंने लाइफ बड़ी सादगी से गुजारी थी। They were simple people। तो फिर वो लिख रहे हैं ये अपना दिन अपना दिन काम कर रहे थे, सुबह काम के लिए जा रहे थे, फिर रात शाम को वापस आ रहे थे। They were not interested in politics, they were not interested in science and technology। बस खाली उनको ये था कि ये अपनी लाइफ को जीना चाहते थे, ये एक दिन को गुजारना चाहते थे। जो भी ये काम कर रहे थे, they were content, satisfied with their life। but destiny never favored them। तो बट अब लास्ट में लिख रहे नो grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annals of the poor। तो यहाँ पे लिख रहे हैं टॉमस ग्रे के, अब he is now here talking about the people who are rich, who are great। तो उनको बोल रहे हैं, उनको मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि आप इनकी जो ये जो ये लोग हैं, इनको आप कंटेम्पचुअस नजर से मत देखो, इनको आप दूसरी नजर से मत देखो। तुम even if today you are living your life in a luxurious manner, tomorrow you would be here as well। So live your life with utmost simplicity। तो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली हम टॉमस हार्डी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग लाइन आ रही है, डियर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। एक तो डेस्टिनी ऑब्सक्योर टॉमस हार्डी, यानी कि जब हम टॉमस हार्डी की बात करते हैं, he was deeply influenced by Thomas Gray's poetry because from this poem, अगर if you have read Thomas Hardy seriously, if you have read his novels critically, you might have understood कि इन्हीं दो स्टेंजास में आपको टॉमस हार्डी की दो नॉवेल्स की टाइटल्स मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस जैसे वो देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। टॉमस हार्डी वी ऑल नो ही रोट अ नॉवेल कॉल्ड जूड द ऑब्सक्योर। तो इसमें से आपको टॉमस हार्डी की जो नॉवेल है जूड द ऑब्सक्योर, यहाँ से शायद आपको दिखेगा कि यहाँ से शायद उसने ये टाइटल चूज किया था। Then there is this far from the madding crowd's ignoble strife, their sober wishes never learned to stray along the cool sequestered veil of life, they kept the noiseless tenor of their way। तो यहाँ पे far from the madding crowd, यहाँ से ये लाइन टॉमस हार्डी ने ली। इस लाइन से उसने क्या किया, उसने अपनी नॉवल उसकी जो है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसको उन्होंने टाइटल दिया है। यानी कि टॉमस हार्डी चूज द टाइटल फॉर हिज नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड फ्रॉम टॉमस ग्रे's poem Elegy written in a country churchyard। तो far from the madding crowd's ignoble strife, their sober wishes never learn to stray। एक्चुअली जब आप इस स्टेंजा का मुताला करते हो, इस स्टेंजा में टॉमस ग्रे क्या लिखते हैं, एक्चुअली दीज आर द थिंग्स व्हिच यू फाइंड exactly in Thomas Hardy's novel Far from the Madding Crowd in the form of Gabriel Oak। एक कैरेक्टर होता है। तो जब आप इस पोएम का मुताला करते हो, एक्चुअली टॉमस ग्रे ने ये पोएम लिखी थी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की थोड़ी सी वो यानी कि इन्फ्लुएंस होता जा रहा था इंग्लिश सोसाइटी पे। इंग्लैंड में क्या हो रहा था कि इंडस्ट्रीज लोग सेट कर रहे थे। तो अब इस स्टेंजा में
एक्चुअली इस पोइम में, जब आप इस पोइम का मुताला करते हो, इसमें थॉमस ग्रे उन लोगों के बारे में लिखता है who were away from the city life, who were away from the madding crowd of city. अगर आप किसी सिटी की भी बात करोगे, people are too much individualistic, people are too much self obsessive. वो अपने आप के साथ होते हैं, उन यानी कि वो बिजी होते हैं, वो सुबह निकलते हैं काम के लिए, शाम बस वो इसी ये दिन जो होता है ये उसी में उनके गुजर जाते हैं। लेकिन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये जो आप थॉमस ग्रे की इस पोएम को देखते हो, इसमें एक्चुअली उन लोगों के बारे में लिख रहे हैं जो लोग बड़े एक रस्टिक लाइफ गुजार रहे हैं, जो लोग सिटी में नहीं रह रहे हैं, जो लोग रूरल एरियाज यानी कंट्री साइड में रह रहे हैं, जहां पे वो हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आई मीन हु आर लिविंग अ लाइफ ऑफ इनोसेंस, और एक काम एंड पीसफुल लाइफ वो गुजार रहे हैं। इन लोगों की एक क्वालिटी है, दे आर फ्री फ्रॉम जेलसी, मेलिस और यानी कि हिपोक्रेसी इनमें आप नहीं देखोगे। दे आर नॉट आफ्टर दिस पावर, पोजीशन, मनी। तो एक्चुअली यानी कि वो उनके सिनिस्टर स्कीम्स ये नहीं बनाते हैं। तो जब आप फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की जब आप बात करते हो, तो इसमें आप ये देखते हो कि जब व्हेन यू से I just want to live my life now far from the madding crowd, you make your statement like this way कि अब मैं इस जिंदगी से तंग आया हूँ, अब मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ वहां पे जहाँ पे लोग कम हो, जहाँ पे मेरे को सुकून मिले। तो ये उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं ये जो ये टाइटल है फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड। तो जब हम थॉमस हार्डी की बात करते हैं, थॉमस हार्डी की वर्क्स की बात करते हैं, एक्चुअली हिज वर्क्स आर बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, जिसको हम अर्लियर फेज बोलते हैं, मिडल फेज बोलते हैं और लेटर इयर्स में। लेकिन 3 जो थॉमस हार्डी की लाइफ है उसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। उसकी जो राइटिंग, जब हम उनकी राइटिंग की बात करते हैं, किसी भी राइटर की आप बात कर लो, चाहे शेक्सपियर की बात कर लो, वो भी पहले वो बोलते हैं, जैसे शेक्सपियर की बात करते हैं, पहले उनकी स्टाइल को देखोगे आप, उनके प्लेस को आप देखोगे, कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि शेक्सपियर की जो राइटिंग्स हैं थोड़ी सी उसमें वो इमैच्योरिटी है, उतनी विजडम नहीं है, थॉट्स उतने मैच्योर उन्होंने नहीं लाए हैं। इवन लैंग्वेज की अगर आप बात करोगे उतने कॉम्पैक्टफुल स्टेटमेंट्स नहीं है वहां पे। तो लेकिन जब आप लेटर ऑन उनके प्लेस की बात करोगे, जब जब when he wrote his tragedies like Hamlet, King Lear, Macbeth and Othello, or in for that matter Julius Caesar, as you like, यानी कि उसकी और एक कुछ प्लेज हैं, as you like it। तो वो जो प्लेज आप जब आप देखते हो रोमियो एंड जूलियट, तो वहां पे आपको डिफरेंट शेक्सपियर नजर आएगा। तो वैसे ही टॉम, क्योंकि वहां पे शेक्सपियर की उन प्लेज में आप मैच्योरिटी देखते हो, बड़े उनमें आप बहुत ज्यादा विजडम देखते हो, उनके बहुत ज्यादा हायर पावर ऑफ इमेजिनेशन देखोगे। तो वैसे ही थॉमस हार्डी की राइटिंग उसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, अर्लियर फेज, मिडिल फेज एंड लेटर फेज। तो थॉमस हार्डी की जब हम बात कर रहे हैं, तो आई टोल्ड अबाउट वी टॉक्ड अबाउट दिस कि ही रोट पोएट्री, फिक्शन एंड उसने ड्रामास में भी कुछ हाथ बटाया था, लेकिन एज अ ड्रामेटिस्ट वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए थे। तो पहले जब हम बात करते हैं थॉमस हार्डी की अर्लियर फेज की बात करते हैं, जब उन्होंने नॉवेल्स लिखी थी लाइक द पुअर मैन एंड द लेडी, या अगर आप डेस्परेट रेमेडीज की बात करोगे, तो इनको उतनी सक्सेस नहीं मिली थी थॉमस हार्डी को इन नॉवेल्स में। लेकिन जब आप जब लेटर जो उसने सेकंड जो उसने कुछ लेटर ऑन जो उसने नॉवेल्स लिखी थी, जैसे अ पेयर ऑफ ब्लू आइज की नॉवेल है, उससे उसको फिर कुछ सक्सेस मिली। तो जब हम थॉमस हार्डी की नॉवेल्स की बात करते हैं, तो हिज फेम चीफली रेस्ट्स ऑन 2 or 3 novels, like Jude the Obscure and this Tess of the D'Urberville. It's a wonderful novel, Tess of the D'Urberville. Whether you are going to talk about Tess of the D'Urberville or even Jude the Obscure,
वही वही मिलेगा आपको देखने को, नोट ऑफ पेसिमिज्म, ट्रेजिक, वहां पे आप ट्रेजिडी आपको मिलेगी देखने में। तो वहां एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि टॉमस हार्डी की नॉवेल्स की जब हम बात करते हैं, इसकी एक और इम्पोर्टेंट ट्रेट ये है कि टॉमस हार्डी चूज वन लोकेलिटी, वहां पे इन्होंने फिर वो सेटिंग के लिए उन्होंने वहां पे नॉवल सेट की। एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट सेटिंग, इट्स फिक्टिशियस बिकॉज नॉवल इट्स बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। तो लेकिन अब नॉवल के लिए दो किन चीजों की जरूरत है, एक स्टोरी की जरूरत होती है आपको, स्टोरी के साथ साथ आपको कैरेक्टर्स की जरूरत होती है, फिर उसमें उसके बाद आपको नैरेटिव फॉर्म चाहिए, whether you are going to write fiction, नॉन फिक्शन। तो जब आप टॉमस हार्डी की बात करते हो, इसने एक लोकेलिटी चूज की थी, इसने एक सेटिंग चूज की थी जहां पे इन्होंने इनकी नॉवल सेट हुई है, उसको हम वेसेक्स बोलते हैं। एक्चुअली इट्स अ फिक्टिशियस टाउन, बट क्रिटिक्स बिलीव के जहां पे टॉमस हार्डी रहते थे ये वहीं पे एक इलाका था, बड़ा बड़े बड़े वहां पे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा थे वहां पे, ब्यूटी थी वहां पे। तो उसकी वो जो वेसेक्स है वहां उसने बहुत मुतासर किया था टॉमस हार्डी को, एक लोकेलिटी। फॉर इंस्टेंस देयर माइट बी सम लोकेलिटी इन योर माइंड जो जिसकी ब्यूटी से आप मुतासर हुए होंगे, आप उसके बारे में फिर लिखना चाहते हो। वैसे ही वेसेक्स एक फिक्टिशियस टाउन है, कुछ क्रिटिक्स बोलते हैं ये एक रियलिटी में, जैसे आर के नारायण मलगुडी उसने एक टाउन क्रिएट किया था, फिक्टिशियस टाउन, फिर उसकी जो नॉवल है उसने वहीं पे वो सेट की थी। वैसे ही वेसेक्स एक टाउन है, जो टॉमस हार्डी की मेजॉरिटी ऑफ द नॉवेल्स दे आर सेट इन दिस वेसेक्स टाउन। तो कहा जाता है कि ये एक डॉर्सेट एक इंग्लैंड में एक जगह है, तो वहीं पे टॉमस हार्डी ने अपनी नॉवेल्स को चूज किया था। वही सेटिंग आप बार बार उनकी नॉवेल्स में देखते हो। सो टॉमस हार्डी, नाउ यू वुड रिमेंबर दिस फैक्ट कि टॉमस हार्डी इज नोन फॉर क्रिएटिंग अ लोकेलिटी कॉल्ड वेसेक्स। तो कल को आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कहीं पे किसी एग्जाम में कि टॉमस हार्डीज नॉवेल्स आर सेट इन दैट्स वेसेक्स, या वेसेक्स नॉवेल्स किसके साथ हम एसोसिएट करते हैं। Obviously there is this answer, Thomas Hardy। तो रिटर्न ऑफ द नेटिव इसकी एक और नॉवल थी, उसमें भी थोड़ी सी सक्सेस इसको मिली थी। तो द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, अनदर इंपॉर्टेंट नॉवल, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, टेस्ट ऑफ द डर्बीवाइल, जूड द ओबस्क्योर, these are the three novels which made Thomas Hardy a successful, a prosperous novelist in Victorian England। तो लेकिन जूड द ओबस्क्योर और टेस्ट ऑफ द डर्बीवाइल जब इसने ये नॉवेल्स पब्लिश की थी, टॉमस हार्डी को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि विक्टोरियन सोसाइटी एज वी नो इट वाज अ ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ सोसाइटी। तो जब उन्होंने टॉमस हार्डी की नॉवेल्स को पढ़ा, उन्होंने वहां पे देखा कि टॉमस हार्डीज नॉवेल्स आर डीलिंग विद इश्यूज सच एज ही इज फ्रैंकली डिस्क्राइबिंग थीम्स लाइक वो बड़े खुल के बात कर रहे हैं, जैसे वो सेक्सुअल मोरालिटी, विक्टोरियन सेक्सुअल मोरालिटी जो है, यानी कि ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ सोसाइटी थी विक्टोरियन इंग्लैंड की, तो वो पसंद नहीं करते थे कुछ विच इज इमोरल, विच इज अनइथिकल। तो वैसे लेकिन जब आप जूड द ओबस्क्योर देखते हो, टेस्ट ऑफ द डर्बीवाइल देखते हो, तो वहां पे वो इश्यूज देखते हो, मे बी विक्टोरियन सोसाइटी वाज नॉट वेरी मच associated with those things which you see in these two novels, Jude the Obscure. In these novels, Thomas Hardy is frankly, treating, describing this element of sex in these novels. तो उसकी वजह से टॉमस हार्डी को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। His novels were not allowed to be published in public domain। तो कुछ देर के लिए फिर जब टॉमस हार्डी को ये दचका लगा कि उसकी नॉवेल्स पब्लिश नहीं हो रही थी, तो then he went back to his favorite profession of writing called poetry। तो उसने एक नॉवेल्स के साथ साथ डायनास्टिस उसके प्लेज हैं। एक्चुअली ये 3 वॉल्यूम एपिक ड्रामा है,
और उसने पोएम्स भी लिखी हैं बहुत सारी। तो जब आप इसकी नॉवेल्स को क्लासिफाई करते हो टॉमस हार्डी की नॉवेल, क्योंकि आप किसी भी नॉवल को पढ़ लो उसको आप फिर क्लासिफाई करते हो कि इज इट अ पॉलिटिकल नॉवल, इज इट अ रोमांटिक नॉवल, और इवन किसी भी यानी कि इज इट अ गॉथिक नॉवल, यानी कि कोई भी नॉवल, नॉवल ऑफ मैनर्स, तो आई नॉवल ऑफ कैरेक्टर्स, तो या साइंटिफिक फिक्शन की जब आप बात करते हो, जैसे मैरी शेली ने फ्रैंकेनस्टाइन लिखी है, तो दैट्स अ साइंटिफिक फिक्शनल वर्क। तो टॉमस हार्डी की जब हम बात करते हैं, इसकी नॉवेल्स को यूजुअली हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम नॉवल, एक्चुअली टॉमस हार्डी, he had himself described, classified his novels into 3 divisions, 3 groups. One he named as novels of character and environment, यानी कि जब आप नॉवेल्स पढ़ते हो, नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट, इसको हम रूरल स्टडीज के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे आपको रूरल सेटिंग मिलेगी। इवन इन मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स ऑफ टॉमस हार्डी देयर इज दिस रूरल सेटिंग। जैसे हम अभी वेसेक्स की बात कर रहे थे, एक फिक्टिशियस टाउन उसने क्रिएट किया था, उस फिक्टिशियस टाउन की जो लाइफ है, इट इज सिंपल, देयर इज utmost simplicity, people are living, without this what you call vanity, without having this pride, they are not very much boastful, so they are living a simple life। तो नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर और एनवायरनमेंट में आप टॉमस हार्डी की कौन कौन सी नॉवेल्स रखते हो? एक है अंडर द ग्रीन वुड ट्री, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, टेस्ट ऑफ द डर्बीवाइल एंड जूड द ऑब्स्क्योर। इनको आप रूरल स्टडीज में क्लासिफाई करते हो। उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो है रोमांस एंड फैंटेसीज, उसमें आपको पियर ऑफ ब्लू आइज मिलेंगे, अ ग्रुप ऑफ नोबल डेम्स एंड द वेल बिलव्ड। इन नॉवेल्स को इस यानी कि रोमांटिक नॉवेल्स, अगर आप इफ यू वांट टू रीड टॉमस हार्डी एज अ रोमांटिक राइटर, देन यू आर हैविंग दीज 3 नॉवेल्स, a pair of blue eyes, a group of noble dames and the well beloved। if you want to see if you want to see Thomas Hardy as a romantic writer, then you are having these वर्क्स। तो उसके बाद नॉवल ऑफ इंजेन्युइटी, उसमें आपको द हैंड ऑफ एथेलबार्टा और लियोडेसियन एंड अ चेंज्ड मैन मिलेंगे। लेकिन इट वाज एक्चुअली जो पहला ग्रुप है नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट है, इसमें आपको मेजॉरिटी ऑफ द नॉवेल्स मिलेंगे। इसी में आपको जूड द ऑब्स्क्योर मिलेगी, इसी में आपको मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज मिलेगी और टेस्ट ऑफ द डर्बीवाइल। ये और भी बहुत सारी नॉवेल्स हैं, लेकिन ये जो 3 नॉवेल्स हैं, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, टेस्ट ऑफ द डर्बीवाइल, जूड द ऑब्स्क्योर, these were the actually novels which made Thomas Hardy a successful novelist, which made him very it was actually through these novels Thomas Hardy earned name and fame in Victorian writings। तो उसके बाद वेसेक्स टेल, जब हम अभी हम बात कर रहे थे वेसेक्स की बात करते, एक लोकेलिटी है और इस एक क्वालिटी होती है एक राइटर की कि फॉर इंस्टेंस टॉमस हार्डी हैड क्रिएटेड दिस लोकेलिटी, दिस लोकेल कॉल्ड वेसेक्स। अब जितने भी कैरेक्टर्स टॉमस हार्डी ने क्रिएट किए हैं, दोज कैरेक्टर्स आर लिविंग इन दिस लोकेलिटी, दोज कैरेक्टर्स आर whether they are getting education, whether they are employed, तो इसी में आपको इसी लोकेलिटी में आपको उनके कैरेक्टर्स मिलेंगे, अपनी वो जो लाइफ गुजार रहे हैं वो यही पे वो उन लाइफ गुजार रहे हैं, उनके जो कैरेक्टर्स हैं। तो जब हम टॉमस हार्डी की हम बात कर रहे थे, हाँ, वी टॉक्ड अबाउट दिस कि टॉमस हार्डी एक्चुअली ही इज अ रियलिस्ट थ्रू एंड थ्रू। ही डिपिक्ट्स इंसिडेंट्स, इवेंट्स इन अ रियलिस्टिक मैनर। उसने विक्टोरियन सोसाइटी को देखा, उसने देखा कि विक्टोरियन जो औरत है उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन चीजों को फिर उन्होंने अपनी यानी कि अपने नॉवेल्स में, अपनी पोएम्स में उनको जगह दी। तो जैसे हम फिर बात अगर हम फार फ्रॉम दी
मीडियम क्राउड की बात हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले हम लिटरेचर की, रियलिज्म की बात करेंगे थोड़ी सी कि रियलिज्म की क्यों जरूरत पड़ती है एक राइटर को। फॉर इंस्टेंस, इफ अ राइटर इज गोइंग टू राइट, invariably, always in a fictitious manner, he is going to write about things which a common citizen, which a common citizen never experience, never faces. तो उसमें क्या होता है कि फिर आप उस जो राइटर होता है, इसको फिर लगता है कि जो मेरे रीडर्स हैं ये फिर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। फॉर इंस्टेंस, आप किसी चीज के बारे में लिखोगे, अगर वो रिलेटिव की बुनियाद पे नहीं होगा तो उसमें बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो वैसे ही किसी भी राइटर की बात कर लो आप, वो रियलिज्म को, वो दे वांट टू प्रोजेक्ट, डिपिक्ट थिंग्स as faithfully as they are. They want to depict things as they are. तो इसमें क्या होता है कि रियलिस्टिक मैनर में उसके बाद फिर कुछ राइटर्स आए, उन्होंने फिर मैजिक रियलिज्म के जरिए फिर अपने नॉवेल्स को, अपने कैरेक्टर्स को क्रिएट किया। they they wanted to depict situations through magical realism. तो लेकिन जब हम रियलिस्टिक की बात करते हैं, फॉर इंस्टेंस आप किसी राइटर की भी बात कर लो, वो कितने भी, चाहे वो किसी राइटर का क्या पर्पस होता है, जब एक राइटर कुछ लिखता है, when you write something, for instance, tomorrow if you want to become a writer, if you want to write novels, or even you want to become a poet, तो पहली जो चीज आपके दिमाग में होगी वो ये होता है कि you just want to communicate with your reader, you want to communicate with the message you are having with your readers. So there is this relationship between this, वहां पे ये, it's a relationship between two people, one is this author and the other one is this reader. So ये यानी कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आप लिख रहे हो, आपके अपने जो जज्बात हैं, आपके जो अपने फीलिंग्स हैं, वो आप किसी तक पहुंचाना चाहते हो। वो रीडर होता है या आपका कोई और होता है, लिसनर होता है, ऑडियंस आपकी होती है। तो फॉर इंस्टेंस आप अब रीडर की क्यों जरूरत पड़ती है, तो आप एक्चुअली मैसेज पहुंचाना चाहते हो अपने रीडर तक। आप एज वी नो कि आर्ट, यानी कि जो जब हम लिटरेचर की बात करते हैं, लिटरेचर इज एक्चुअली व्हेन यू राइट समथिंग, यू ईदर राइट फॉर योर ओन सेल्फ, you either write for your own sake, or you are going to write for your for your readers, for life's sake. एक ये होता है कि जब आप लिखते हो, आप कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हो रीडर तक। दूसरा ये होता है कि खाली आप अपनी जज्बात को एक्सप्रेस करना चाहते हो, यू जस्ट वांट टू गिव वेंट टू योर फीलिंग्स, ओपिनियंस, व्यूज। वो होता है आर्ट फॉर आर्ट से, वहां पे आपके पास कोई मैसेज नहीं होती है। you don't want to become an instructor, a teacher for your readers. लेकिन जब आप आर्ट फॉर आर्ट से की बात करते हो, देयर यू वांट टू यानी कि वहां पे आप अपनी जो मैसेज आपकी होती है वो आप रीडर तक पहुंचाना चाहते हो। यू फील कि आपके पास जो मैसेज है, यू वांट टू टीच योर रीडर्स समथिंग। जैसे अगर आप गालिब की बात करोगे, गालिब्स आर्ट इज बेसिकली आर्ट फॉर आर्ट सेक, क्योंकि गालिब प्राइमरीली रोट फॉर हिज ओन सेक। फॉर इंस्टेंस, ही राइट्स, वहां पे आप उसकी पोएम्स में भी आप कहीं कहीं पे देखते हो वो जो लेसन्स आपको मिलते हैं, वो आप उनकी पोइट्री में भी आपको देखने को मिलता है। जैसे वो कहीं पे लिखते हैं, कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब, कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कि कल वो जा रहा था कि हम निकले। There is this message for readers, even though Ghalib is, we know he was being labeled as a womanizer, a drunkard, a man who was indulging in bad activities, a man who was infamous for evil habits. But अब यहाँ पे इस मैसेज में क्या, इस वर्ष में गालिब क्या दिखाना चाहता है आपको, कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज। Actually, these two are poles apart. You cannot compare a man who is a drunkard with the man who is, delivering a sermon, who is a priest, who is a mullah, who is a qazi. You cannot compare these two people because they are poles apart. One is symbolizing
good, and the other one is other one is symbolizing everything which is bad. तो लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, पर इतना जानते हैं कि कल वो जा रहा था कि हम निकले, यानी कि I was coming out from this tavern, from this bar, and what he witnessed the same man who is a priest, who is a mullah, who was delivering this, who used to deliver sermons in a mosque, going into this tavern as well. So here Ghalib actually message पहुंचाना चाहता है कि even if you feel someone is good, he or she is a good character, even if someone is a religious minded man, वो भी गलती कर सकते हैं. Even Ghalib, he writes somewhere, हजारों ख्वाहिशें ऐसी है कि हर ख्वाहिश पे कम निकले, निकले मेरे अरमा फिर भी बहुत कम निकले. दिस इज एक्चुअली यहाँ पे वही बात फिर से आ रही है. यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली गालिब लाइफ के बारे में हमें बता रहा है कि जो मैन है, ही इज ऑलवेज, उसको आप कितना भी दोगे, जितनी अगर उसकी सारी विशेस भी कंप्लीट हो जाएंगी, उसकी जो जितनी भी मुरादें हैं वो कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएंगी, इवन इफ उसके बाद भी ही और शी वुड से नो, आई नीड समथिंग मोर, he or she would crave for something more. तो ये एक ह्यूमन जो डिजायर्स है जो कभी खत्म नहीं होते, इनके बारे में भी गालिब लिख रहा है. यहाँ पे भी ये जरूरी नहीं कि आपको एक राइटर बड़ा एक इंस्ट्रक्टर का काम कर रहा है, आपको बोल रहा है कि नो यू विल हैव टू डू दिस थिंग एंड यू कांट डू दैट थिंग. नो, आपको राइटर बड़े अच्छे अंदाज से भी सिखा सकता है. तो जैसे अभी हम गालिब की बात कर रहे थे, बट जैसे अभी एक और वर्स मेरे जहन में आ रही है, मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक, क्योंकि हम अभी गालिब की बात कर रहे थे. गालिब इज पोइट्री, वी नो he wrote his poetry, his art is for art's sake, but it's not always true कि you would always describe Ghalib's art for art's sake. हाँ, majority of the writing which Ghalib wrote, his poems, you could categorize them in this group what we call art for art's sake. But कहीं कहीं पे आपको गालिब जैसा राइटर भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, आप तक कुछ मैसेज पहुंचाना चाहता है. जैसे मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक एक और पोइट उर्दू लैंग्वेज के रह चुके हैं. इनफैक्ट ही वाज अ contemporary of Mirza Asadullah Khan Ghalib. There was this rivalry, we all know the rivalry between these two poets, between Mirza Asadullah Khan Ghalib and Mohammad Ibrahim Zzōq. तो ये एक ही एरा में ये दोनों पोइट्स लिख रहे थे, बट Ghalib's literature is immense. I mean, people love Ghalib's poetry from the depth of their hearts. Although we can't deny this fact that Ghalib is a poet par excellence. He's a top, standing, his poetry. I mean, when you talk about Ghalib, he's a genius poet. बट इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी पोइट्स थे उनमें कुछ वो उतने अच्छे नहीं थे. नो, इवन मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, when you talk about Mirza Asadullah Khan Ghalib's poetry, you will always find, most of the times you will find Ghalib lamenting on destiny. Ghalib is craving for death. Ghalib feels death is the best solution for the remedies, for the maladies of the world. Whatever maladies in this world, Ghalib feels death can release us from all sorts of worries. जैसे वो लिख भी रहे हैं कहीं पे, गम हस्ती का असद किससे हो जुज मुर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक. In this verse, what Ghalib preaching, what Ghalib is talking about, he's saying that if a man is going through this phase of suffering, he's in a state of loss, shock, dejected, desolated, then what can release him from these things? Only death. This is what Ghalib believes. जैसे वो लिख भी रहे हैं इसमें, जो भी हमने आपके पास वर्स रखी है, कि मौत ही बेहतर है, कि मौत ही आपको रिलीज कर सकती है इन चीजों से. But there is this poet, a lesser known poet like Mohammad Ibrahim Zzōq. Remember, he was a contemporary of Mirza Asadullah Khan Ghalib. तो इवन क्रिटिक्स बिलीव शायद अगर मिर्जा मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक़ किसी और में एरा हो, किसी और एरा में होते, शायद वो बहुत पॉपुलर पोइट बन गए होते. बट हिज स्टेचर वाज डिमिनिश्ड बिकॉज़ गालिब वाज राइटिंग इन दैट एरा. तो लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक़ इज अ लेसर नोन पोइट टू अस. उसने, जैसे गालिब ने इतना कहा है कि बस डेथ कैन रिलीज अस,
from all sorts of worries which we face experience in life. But वहां पे एक यानी कि उतना लेसर नोन पोइट मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक क्या लिखते हैं, वो एक जगह लिखते हैं, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन पाए तो किधर जाएंगे. This is a wonderful verse. Even a scientist can't. I mean, how can a scientist to, give this? I mean, you can't make understand a poet like Muhammad Ibrahim Zohar. For instance, Ghalib is of the opinion death is the only solution for all worries of life. But वहां पे मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक जैसा बंदा लिख रहा है, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे. Let's assume you are dead now. You were feeling only death can release you. But who could guarantee you once you are dead you would become, you would be what you call, you would live a life where there are, जहाँ पे आप worries नहीं देखोगे, tension नहीं देखोगे, a life where which is free from anxieties. तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे. This is a wonderful, I mean, verse. एक लेसर नोन पोएट ने ये वर्स लिखी है. तो ये एक इस वर्स से आपको ये लगता है कि we shouldn't judge, we shouldn't even compare writers. For instance, अगर आप कंपेयर करोगे गालिब और मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक को, मे बी कुछ ट्रेट्स आप वो मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक में देखोगे जो गालिब में नहीं देखोगे, कुछ ट्रेट्स आप, बहुत ज्यादा ट्रेट्स आप गालिब में देखोगे, वो ट्रेट्स आप मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक में नहीं देखोगे. लेकिन वो भी एक क्लासिकल राइटर है, ये भी अपनी जगह एक अच्छा राइटर है, इसने भी कुछ अच्छा लिखा है. तो कहने का मतलब ये है कि जब आप बात फिर टॉमस हार्डी की करते हो, हिज नॉवेल्स वो समझाना चाहता है आपको, नॉवेल से वो अपनी नॉवेल से आपको कुछ सिखाना चाहता है, वो कुछ मैसेज कन्वे करना चाहता है आप लोगों तक. तो when Thomas Hardy's novels are mainly for, his art is for life's sake, because in his novels you would always find Thomas Hardy is teaching you something. He is describing the situations, जो प्रॉब्लम्स होती थी विक्टोरियन सोसाइटी में, वो आपके सामने वो ला रहा है. सो कहीं कहीं पे शायद अगर आप उनकी पोएम्स को देखोगे, मे बी यू वुड फाइंड there, Thomas Hardy's art is for art's sake, but fundamentally his art is for life's sake. जैसे वो इस फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में भी आपको देखने को मिलता है, इस नॉवल में भी आपको बत्शीबा इवरडेन जो कैरेक्टर इसने क्रिएट किया है, वहां पे आपको वो एक फीमेल कैरेक्टर, वैसा फीमेल कैरेक्टर क्रिएट करता है, a woman who is able to, manage her own life, not only her own life, a woman who is managing her own farm, a woman who is a manager of the farm. तो यानी कि जो बाकी लोग हैं वो ये मैनेजर है, बाकी जो लोग हैं वो उसके नीचे काम कर रहे हैं. तो इवन इस नॉवल में आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट टॉमस हार्डी दिखाता है इसी बत्शीबा के जरिए, जो फीमेल प्रोटोगनिस्ट इस नॉवल की है. जैसे इस नॉवल में वो लिखते हैं कि जो ये बत्शीबा इवरडेन है, वो एक्चुअली शी समवेयर इस नॉवल में वो कहीं पे बोलती है कि आई कुड, ride a horse like a man. So this was unimaginable, unthinkable during the Victorian society. How could a woman, pronounce this statement? She could ride a horse, as a man do. तो यानी कि उसके बाद उसकी जो बिजनेस अपनी जो उनको उसको अच्छे तरीके से वो मैनेज करती है. तो अब जो जहाँ पे उसको लगता है कि किसी एम्प्लॉय को मेरे को निकालना है बिकॉज he or she is dishonest, वो बड़े अच्छे तरीके से ऑर्डर निकालती हैं कि नो, we shouldn't, we are not, we don't need people who are, indulging in mischievous activities. तो डियर लर्नर्स, अभी जो कुछ रह गया है इस नॉवल के बारे में, अभी हम थोड़ी सी और बात करेंगे. we will have to discuss a couple of more issues इस नॉवल के बारे में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज.